नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात करेंगे ईवीएम की पहरेदारी, सड़क से सदन तक सियासत भारी। क्योंकि मतदान खत्म हो गया, लेकिन ईवीएम को लेकर एक नया संग्राम शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर पहरेदारी कर रही है, लेकिन अब बात बढ़कर राजधानी दिल्ली तक पहुंच गई। लेकिन इन सब के बीच 3 दिन का सत्र 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन अखिलेश एक भी दिन सदन में नहीं आए। अब भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश के लिए प्रदेश से ज्यादा परिवार जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकाय के युद्ध का है, जो तारीख के ऐलान से पहले ही शुरू हो गया है। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। तो आज विश्लेषण की शुरुआत करते हैं उपचुनाव को लेकर छिड़े संग्राम के साथ। क्योंकि मैनपुरी, रामपुर, खतौली में मतदान तो खत्म हो गया, लेकिन प्रशासन के रवैये और कम वोटिंग को लेकर समाजवादी पार्टी ने मोर्चा खोल दिया है। आज इसको लेकर विधानसभा के अंदर खूब हंगामा हुआ, लेकिन सवाल सिर्फ हंगामे का नहीं, सवाल ईवीएम की निगरानी का है। क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है, सपा ने स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाल दिया। ईवीएम की पहरेदारी, सड़क से सदन तक सियासत भारी। स्ट्रांग रूम के बाहर फाइट, नतीजों से पहले माहौल टाइट। उत्तर प्रदेश के जिस उपचुनाव में जानकार 24 का भविष्य देख रहे हैं, उसके नतीजों से पहले एक नया युद्ध शुरू हो गया है। क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है, कम वोटिंग को लेकर राजनीति गर्म है। समाजवादी पार्टी प्रशासन के रवैये पर सवाल उठा रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा सवाल रामपुर को लेकर ही खड़े हो रहे हैं, जहां सिर्फ 33% वोटिंग हुई, यानी 67% मतदाताओं ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। अगर लोकतंत्र पुलिस से चलाओ गया और विपक्षी पार्टी को आप डराओगे धमकाओगे, तो ये तो आप रामपुर ने मैं देखा, मैनपुरी में तो कम से कम समाजवादी कार्यकर्ता नेता इतने मजबूत थे, रामपुर में भी लड़े। लेकिन आप जितनी पुलिस की जरूरत नहीं, उससे ज़्यादा पुलिस, इसलिए जनता को सामने आना पड़ेगा। अगर जनता जब तक नहीं खड़ी होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिजल्ट जो आएगा वो समाजवादियों के पक्ष में रिजल्ट आएगा। लेकिन सूबे की राजनीति उस वक्त गर्मा गई जब कम वोटिंग और प्रशासन के रवैये को लेकर विधानसभा के अंदर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते ये विरोध इतना बढ़ गया कि सदन शुरू होते ही स्थगित हो गया। इसलिए आप लोग उसको सारे हमारे इस बात पर ध्यान रखेंगे। सवाल इस समय अब देश में बड़ा हो गया है। चुनाव हमें लगता है छोटे हो गए हैं, लोकतंत्र को बचाना जरूरी हो गया है। कल क्या हुई रामपुरी में, क्या घटना हुई, किसी ने कल्पना नहीं किया होगा कि स्वतंत्र भारत में, जहां एक मजबूत संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो सबको एक समान सुरक्षा प्रदान करता है, कल क्या हुआ, गलियों में फोर्स लगा के, अर्धसैनिक बल लगा करके जिस तरह माताओं, बहनों, बच्चियों, मतदाताओं को मारा गया। 300 लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वोटिंग नहीं होने दी। और मान्यवर रामपुर की जो घटना है, वो तो लोकतंत्र को कलंकित करने वाली घटना है, और हमें संविधान में संशोधन कर देना चाहिए कि अब हमें कोई चुनाव नहीं करना, पुलिस वाले जाएंगे, वोट डाल देंगे, वो वोट पड़ जाएगा। जहां विधानसभा के सामान्य निर्वाचन में 60% वोट पड़ा हो, वहां तमाम पुलिस वालों के वोट डालने के बाद केवल 31% पड़ा। 328 लोग अस्पताल में बंद हो, मानवर अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन सदन की कार्रवाई शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के सदस्यों ने वेल में पहुंचकर हंगामा किया। हंगामा इतना जोरदार रहा कि विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने पहले सदन की कार्रवाई को 15 मिनट के लिए स्थगित किया। दरअसल समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, वो रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव में जिस तरीके से वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, उस मुद्दे पर चर्चा चाह रहे थे, और इसी मुद्दे को लेकर वो वेल तक पहुंच गए, जहां समाजवादी पार्टी के विधायकों ने खूब हंगामा किया। कम वोटिंग के साथ साथ एक सवाल ईवीएम की निगरानी का भी है, क्योंकि जब से मतदान खत्म हुआ है, समाजवादी पार्टी स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले बैठी है। सपा का आरोप है कि जिस तरह से प्रशासन ने वोटिंग के दिन लोगों को वोट डालने से रोका, हो सकता है कि ईवीएम के साथ भी गड़बड़ी हो जाए। इसलिए सपा के कार्यकर्ता 8-8 घंटे की शिफ्ट में काम कर रहे हैं।
लेकिन भाजपा ईवीएम की निगरानी को सपा का प्रोपेगेंडा बता रही है। उसका कहना है कि ईवीएम की निगरानी के लिए चुनाव आयोग ने पूरी व्यवस्था की है, पर सपा माहौल खराब कर रही है। जैसा कि सबको पता है, कल मैनपुरी का उपचुनाव संपन्न हुआ। उपचुनाव के बाद यहाँ मत्स्य विद्यालय में ईवीएम रखी हुई हैं और जो व्यवस्था प्रशासन ने बनाई है उसी के तहत उन्होंने 8-8 घंटे के शिफ्ट पर हर प्रत्याशी के एक आदमी के लिए उन्होंने व्यवस्था कर रखी है। तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भी हैं और कुछ निर्दलीय लोगों के भी एजेंट हैं यहाँ पर। 8-8 घंटे के शिफ्ट पर चेंज हो रहे हैं। वो लगातार स्क्रीन लगी हुई है और स्क्रीन को देख रहे हैं और लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था देकर के रखी हुई है कि कोई चुनाव होता है और मतगणना से पहले अगर कोई प्रत्याशी अपने किसी प्रतिनिधियों के माध्यम से ईवीएम की सुरक्षा करना चाहता है तो वो व्यवस्था है, तो सुरक्षा करें। उसमें कोई गड़बड़ी, सपा की सरकार नहीं है कि गड़बड़ी होगी। जो मतदान हुआ है उसी की गिनती होगी और जो जीतने वाला है वही जीतेगा। और भाजपा जीत रही है या वह भी जानते हैं, लेकिन माहौल बनाने का काम कर रहे हैं कि नहीं हम रखवाली कर रहे हैं। का एक बड़ा आरोप है समाजवादी पार्टी के नेता कार्यकर्ता ईवीएम की रखवाली के लिए 8 तारीख तक यहाँ पे मौजूद रहेंगे। बाहर डेरा बसा कर रखे हुए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये डर सता रहा है कि ईवीएम के साथ कोई छेड़खानी ना हो। मतलब एकदम साफ है, जैसे जैसे नतीजों का वक्त आ रहा है सूबे का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप के बीच सबके अपने अपने दावे हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मतदान के बाद ये हाल है तो नतीजों के बाद क्या होगा। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात अखिलेश यादव की, क्योंकि 3 दिन का शीतकालीन सत्र था जो 2 दिन में खत्म हो गया, लेकिन अखिलेश यादव एक भी दिन सदन की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। अब अखिलेश की मौजूदगी पर भाजपा सवाल उठा रही है कि अखिलेश के लिए प्रदेश से ज्यादा परिवार जरूरी है, तो सपा 2 दिन के छोटे सत्र पर निशाना साध रही है। एक सेकंड कर रहे हैं आप, नए सदस्य हैं, इसको 1 घंटे के लिए। प्रदेश जरूरी या परिवार, अखिलेश पर चौतरफा वार। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। अखिलेश यादव जी मैनपुरी में प्रचार करते 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 बहुत थक गए। भाजपा ने थका दिया उनको, तो ये कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए तो थकान है, आराम कर रहे हैं। अखिलेश जी कभी थकने वाले नेता नहीं है। अखिलेश जी ही थका रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भाग रही है सदन चलाने से। अखिलेश की गैर मौजूदगी ने बढ़ाई शीतकालीन सत्र की गर्मी। अरे हमारी अपनी पार्टी है महाराज, अपनी पार्टी के दम पर बोलते हैं। जहां एक तरफ उपचुनाव में प्रशासन को लेकर समाजवादी पार्टी सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है, वहीं भाजपा शीतकालीन सत्र में नेता विपक्ष अखिलेश यादव की गैर मौजूदगी पर हमलावर नजर आ रही है, क्योंकि 2 दिन तक चले सत्र में अखिलेश यादव एक भी दिन कार्यवाही में शामिल नहीं हुए। और अब अखिलेश की इसी गैर मौजूदगी को लेकर सवाल खड़ा हो गया है कि जब पहले दिन सदन में मुलायम सिंह यादव को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, दूसरे दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा हो रही थी, पर एक बार भी अखिलेश मौजूद नहीं रहे। और इसी को लेकर दोनों डिप्टी सीएम ने अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कोई अखिलेश की गैर मौजूदगी को चुनाव की थकान बता रहा है, तो कोई अखिलेश के लिए प्रदेश से ज्यादा परिवार को जरूरी बता रहा है। समाजवादी पार्टी के लिए प्रदेश प्रथम नहीं है, उनकी परिवार प्रथम है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों का जीवन स्तर में बदलाव लाना प्राथमिकता है। श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी में प्रचार करते 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 बहुत थक गए। भाजपा ने थका दिया उनको। कुछ आराम करने वाले थे, लेकिन इस समय थकाने का काम किया गया, तो थोड़ा आराम कर रहे होंगे। यद्यपि नेता प्रतिपक्ष के नाते उनको तो जितने दिन सदन की कार्रवाई चलती है उनको सदन में रहना चाहिए। कल चुनाव था वहाँ लोकसभा का, तो उसके कारण वहाँ के मतदाता हैं, तो ये कह सकते हैं कि हम इसलिए नहीं आए, लेकिन आज नहीं आए तो थकान है, आराम कर रहे हैं। अखिलेश जी कभी थकने वाले नेता नहीं है। अखिलेश जी ही थका रहे हैं बीजेपी को, इसीलिए बीजेपी भाग रही है सदन चलाने से। अगर हिम्मत है तो चलावें सदन, अखिलेश जी आएंगे, दें उनकी बात का जवाब, वो देना नहीं चाहते। शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन भी अखिलेश यादव सदन में नहीं पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी ने एक बार फिर अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जिस पद पर हैं उस पद की गरिमा है, और ऐसे में अखिलेश यादव को आज सदन में उपस्थित रहना चाहिए था।
बता दें कि जब दूसरे दिन सदन चल रहा था तब अखिलेश कन्नौज में पूर्व शिक्षा मंत्री और सपा नेता विजय बहादुर पाल के पार्थिव शरीर पर पुष्प अर्पित कर रहे थे, जिनका अचानक निधन हो गया था। विजय बहादुर सपा के दिग्गज नेताओं में से एक थे। ये समय नहीं है, वो ये भी कह सकते हैं कि विजय बहादुर पाल जी के घर क्यों गए आप, सदन जरूरी था। ऐसे लोगों के बारे में कुछ सोचना ठीक नहीं है। अब इसी को लेकर भाजपा अखिलेश की गैर मौजूदगी पर सवाल उठा रही है, तो सपा भी इतने छोटे शीतकालीन सत्र पर सवाल खड़ा कर रही है। और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। पिछले 5 वर्ष का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है। जब बीजेपी के लोग सत्ता में नहीं थे तो कहते थे कि 90 दिन की परंपरा है, 1 वर्ष में 90 दिन सदन चलना चाहिए। और आज बीजेपी जब सत्ता में आ गई है तो 90 दिन 5 साल में 91 दिन कुल हुआ 5 वर्ष में। और यही हाल ये जो दूसरी बार सरकार बनी है, ये हाल यहाँ भी हो रहा है। अब सबकी नजरें अखिलेश यादव पर टिकी हैं, क्योंकि जानकारी के मुताबिक तीसरे दिन की कार्यवाही में अखिलेश के शामिल होने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब बिना अखिलेश के सदन का पारा इतना हाई रहा तो अखिलेश अगर मौजूद होते तो क्या होता। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात निकाय चुनाव के फाइनल काउंटडाउन की, क्योंकि जब से आरक्षण की लिस्ट आई है चुनावी जंग तेज हो गई है, क्योंकि भाजपा लगातार निकाय चुनाव को लेकर अपनी जीत का दावा कर रही है। तो अखिलेश यादव ने भी निकाय चुनाव को लेकर ये कहते हुए मोर्चा खोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर है वहां डेंगू ज्यादा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या सपा निकाय चुनाव में भाजपा को टक्कर दे पाएगी, क्योंकि पिछली बार सपा का एक भी मेयर नहीं बना था। निकाय का काउंटडाउन, आरक्षण का फाइनल राउंड। शहर में बनेगी सरकार, तारीख से पहले राजनीतिक दलों की ललकार। आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है, और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए। निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान भले ही अभी न हुआ हो, लेकिन आरक्षण की लिस्ट ने सियासी तपिश अभी से पैदा कर दी है, क्योंकि आरक्षण की जो लिस्ट आई है उससे यूपी के ज्यादातर नगर निगम की सूरत बदल जाएगी। क्योंकि लिस्ट के मुताबिक इस बार 17 नगर निगमों में मेयर के लिए जो सीटें आरक्षित की गई हैं, उसमें अनुसूचित जाति के लिए कुल 2 सीटें आरक्षित की गई हैं। इसमें अनुसूचित जाति महिला के लिए 1 सीट और अनुसूचित जाति के लिए 1 सीट है, जबकि पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 4 सीट आरक्षित की गई है। इनमें 2 सीट पिछड़ा वर्ग महिला के लिए और 2 सीटें पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई हैं, जबकि महिला के लिए कुल 3 सीटें आरक्षित की गई हैं। वहीं इस बार 8 सीटें अनारक्षित हैं। इस बार शहर की सरकार चुनने के लिए तकरीबन 4 करोड़ 85 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 762 स्थानीय निकायों में 13,965 वार्ड हो गए हैं बढ़कर। और अगर बात करें तो जिस तरीके से मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत अध्यक्षों के पद पर आरक्षण का इंतजार हो रहा था, वो इंतजार भी खत्म हो गया। आरक्षण की जो लिस्ट जारी की गई है उसमें काफ़ी बदलाव इस बार आरक्षण में किया गया है, और जिसके चलते ये माना जा रहा है कि इस बार मेयर पद के जो चेहरे हैं वो काफ़ी बदले हुए हो सकते हैं। जिन नगर निगमों में इस बार मेयर के चेहरे बदल जाएंगे उनमें से मथुरा, वृंदावन, मेरठ, सहारनपुर, कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ, फिरोजाबाद शामिल है। क्योंकि 2017 में लखनऊ की मेयर की सीट महिला के लिए रिजर्व थी, लेकिन इस बार इसे अनारक्षित रखा गया है। वहीं मथुरा वृंदावन की सीट एससी के लिए रिजर्व थी, इस बार ओबीसी महिला के लिए रिजर्व रखी गई है। मेरठ की सीट 2017 में एससी महिला के लिए रिजर्व थी, तो इस बार पिछड़ा वर्ग के लिए रिजर्व की गई है। फिरोजाबाद की भी सीट ओबीसी महिला के लिए रिजर्व थी, इस बार उसे अनारक्षित कैटेगरी में रखा गया है। वाराणसी की सीट ओबीसी महिला के लिए थी, वो भी अनारक्षित रखी गई है। सहारनपुर की सीट 2017 में ओबीसी के लिए रिजर्व थी, जो अब महिला के लिए रिजर्व की गई है। शाहजहांपुर जो पहली बार नगर निगम बना है, उस सीट को भी अनरिजर्व कैटेगरी में रखा गया है। जानकारों की माने तो आरक्षण में बदलाव के चलते इस बार भाजपा नए चेहरों पर दांव आजमा सकती है, लेकिन उसके लिए ये बदलाव इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 2024 में लोकसभा के भी चुनाव होने हैं और पार्टी ये नहीं चाहेगी कि किसी भी बिरादरी की नाराजगी उसे चुनाव में झेलनी पड़े।
निकाय चुनाव का आरक्षण आ गया है और भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव के लिए तैयार रहती है और मजबूती से तैयार रहती है। और आरक्षण चाहे जो भी जिस सीट के लिए मिला है और कमल का फूल सभी जगह खिलेगा, ऐसा विश्वास के साथ हमारे सभी कार्यकर्ता चुनाव की तैयारी में जुट गए। वहीं एक सवाल समाजवादी पार्टी के सामने है जिसका पिछली बार एक भी मेयर नहीं बना था। हालांकि अखिलेश यादव अभी से निकाय चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं, जिन्होंने डेंगू को लेकर भाजपा पर ये कहते हुए हमला बोल दिया है कि जहां भाजपा के मेयर हैं वहां डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तैयार है और इस बार निकाय चुनाव में समाजवादी पार्टी का अच्छा प्रदर्शन होगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल ये है, जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं या नगर निकाय में जो भी ज़्यादातर हैं, अगर बड़े बड़े शहरों में हम देखेंगे तो बीजेपी काबिज है और जितने बड़े शहरों में सबसे ज़्यादा कूड़ा। आखिर आपको मेयर किस लिए जिताया गया? कूड़ा सफाई के लिए। आपको मेयर किस लिए बनाया गया? नाली साफ कराने के लिए। जहाँ जहाँ बीजेपी के मेयर थे वहाँ ज़्यादा डेंगू फैला। आप पूरा आंकड़े निकलवा लीजिए। मतलब एकदम साफ है, तारीख के ऐलान से पहले निकाय का युद्ध शुरू हो गया है। अब सबकी निगाहें निकाय चुनाव की तारीख पर टिकी हैं, जिसका ऐलान कभी भी हो सकता है। अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा। और अब बात इरफान सोलंकी पर सपा की बेफिक्र सियासत की, क्योंकि गिरफ्तारी के बाद भी सपा विधायक की मुश्किल कम नहीं हो रही है। अब पुलिस सोलंकी के हथियारों की जांच कर रही है, लेकिन सवाल यह है कि क्या समाजवादी पार्टी अपने विधायक को लेकर आवाज उठाने के लिए सीरियस है? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। इरफान सोलंकी पर बेफिक्र सियासत, कब खत्म होगी आफत? विधानसभा में उठाया मुद्दा, लेकिन भूल गए तैयारी करना। सपा विधायक इरफान सोलंकी की गिरफ्तारी के बाद भी मुश्किल खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि पुलिस ने अब इरफान सोलंकी और उनके परिजनों की हथियारों की जांच शुरू कर दी है। क्योंकि जांच के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के मुताबिक सपा विधायक इरफान सोलंकी के नाम 3 लाइसेंस है। अब पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है, जाजमाऊ में जिस महिला के प्लॉट में आगजनी की, उसमें इन हथियारों का इस्तेमाल महिला को धमकाने के लिए तो नहीं किया गया था। उनके जो लाइसेंसी वेपन्स हैं उसके संबंध में सूचना एकत्रित की जा रही है और तदनुसार आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इस मुश्किल वक्त में इरफान को लेकर समाजवादी पार्टी बेफिक्र नजर आ रही है, क्योंकि मंगलवार को विधानसभा में सपा की तरफ से मनोज पांडे ने इरफान सोलंकी का मुद्दा उठाने की कोशिश की, लेकिन मुद्दा उठाने से पहले सूचित करना ही भूल गए कि कानपुर की घटना इरफान सोलंकी नियमों के विपरीत है, सदन के मर्यादाओं के विपरीत है, वो मैं सुनने के लिए तैयार दिया जाए। इरफान सोलंकी जी, आपने नियम 56 में इरफान सोलंकी जी की सूचना नहीं दी। आप कितने संवेदनशील हैं, आपको तय करना पड़ेगा कि आपके द्वारा सूचना ही नहीं दी गई। आप कह रहे सुन ले, सुनेंगे तो उसको जिसकी सूचना होगी, जिसकी सूचना नहीं होगी उसको कैसे सुन लेंगे? माननीय अध्यक्ष जी, ये कृपा आप कर सकते हैं? नहीं, बिना सूचना के कैसे? मेरी बात सुनिए। कृपा तो हम तब करें, आपने सूचना दी होती। मेरा निवेदन सुन लीजिए। आज नियम 56 के अंतर्गत लगभग 15 सूचनाएं आई और 15 सूचनाएं में 2 माननीय कानपुर सदस्य के द्वारा भी सूचनाएं दी गई। गिरफ्तारी के बाद भी समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। कानपुर पुलिस ने अब इरफान और उसके परिवार के सदस्यों के शस्त्रों पर अपनी नजरें जमा दी हैं। ये पता किया जा रहा है कि इरफान और उसके परिवार वालों के पास किस किस तरह के कितने शस्त्र लाइसेंस हैं। सारी जांच के बाद जो रिपोर्ट मिलेगी उसके आधार पर कानपुर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। ये भी माना जा रहा है कि सारे शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जा रहे हैं। बड़ा सवाल है, क्या वाकई समाजवादी पार्टी अपने विधायक इरफान सोलंकी को लेकर सीरियस है? क्योंकि 2 दिन का सत्र था जो खत्म हो चुका है, या यूं कहें कि इरफान का मुद्दा उठाने का सबसे अच्छा मौका गंवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और बात 1 ट्रिलियन वाले सपने की, जो अनुपूरक बजट पर चर्चा करते हुए सीएम योगी ने यूपी को दिखाया है। सरकार का दावा है कि भारत जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगा तो उसमें सबसे बड़ा योगदान यूपी का होगा।
क्योंकि जब सीएम योगी ने यह बात कही तो इन्वेस्टर समिट का भी जिक्र किया, जिसे सरकार 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी पिलर बता रही है। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। 1 ट्रिलियन का सपना, नंबर 1 होगा यूपी अपना। उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में बनाने और उत्तर प्रदेश को देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की दिशा में जो प्रयास प्रारंभ किए हैं, भारत की तरक्की में भागीदारी, सीएम योगी की बड़ी दावेदारी। दुनिया के पटल पर जब से भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है, तब से देश के सामने सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा है कि इससे आगे का लक्ष्य क्या होगा। क्या भारत कभी अमेरिका, चीन, जापान और फ्रांस को पछाड़कर नंबर 1 की ताकत बनेगा? और बनेगा तो इसमें देश के सबसे बड़े सूबे का क्या योगदान होगा? क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार लगातार भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा करती रही है। ठीक उसी तरह यूपी की योगी सरकार यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का दावा कर रही है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप भारत की अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बना सके। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने करीब 33,000 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। सरकार की माने तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और अनुपूरक बजट यूपी को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने में पिलर का काम करेंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।